गुड आफ्टरनून। तो आज हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स डिफाइन एज ए सोशल साइंस। हम हमेशा पहले क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स को एज ए सोशल साइंस डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो एज ए सोशल साइंस जब हम डिफाइन करते हैं, तो ये जो सोशल साइंस किस चीज को डील करते हैं, हमारे प्रोडक्शन को डील करते हैं। ठीक है, कंजम्पशन को डील करते हैं, नहीं कंजम्पशन को डील करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड एंड सर्विसेज को क्या करते हैं, डील करते हैं। तो इसलिए हमने मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स को किस से डिफाइन किया, डिफाइन एज ए सोशल साइंस विच डील विद द प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड एंड सर्विसेज। ठीक, तो हमेशा हम इकोनॉमिक्स में ये भी पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक्स डील विद द मैनेजमेंट ऑफ स्कार्स रिसोर्स। ठीक है, स्कार्स रिसोर्स के बारे में हम डिस्कस करने से पहले सबसे पहले यहाँ पे होते हैं पीपल्स। पीपल्स के जो वांट्स होते हैं हमेशा क्या होते हैं, वांट्स जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। क्या होते हैं, अनलिमिटेड। ठीक, इसके बाद जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेस है, ये है हमारे पास नेचुरल रिसोर्स। इकोनॉमिक्स हमेशा किस चीज के ऊपर फोकस करते हैं, रिसोर्सेस के ऊपर। ठीक है, ये जितने भी रिसोर्स है वो कौन इस्तेमाल करते हैं, लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये जो रिसोर्स हमारे पास होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। क्या होते हैं, लिमिटेड। ठीक, तो जब ये लिमिटेड होते हैं तो इसका मतलब ये स्कार्स होते हैं, क्योंकि हर ईयर्स हमारे पॉपुलेशन क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो इसकी डिमांड भी क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। ठीक है, और इंसान के जो वांट्स होते हैं वो भी अनलिमिटेड होते हैं। ठीक है, तो अनलिमिटेड होने से क्या होते हैं, रिसोर्स को, रिसोर्स के लिए डिमांड सबसे ज्यादा हो जाते हैं, जो कि हमारे पास लिमिटेड अवेलेबल है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स विच डील विद द मैनेजमेंट ऑफ स्कार्स रिसोर्स। यहाँ पे देखो ये है मैनेजमेंट। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का काम क्या है, इस चीज को मैनेज करना। ठीक है, इस लिमिटेड रिसोर्स से, लिमिटेड रिसोर्स से हमारे अनलिमिटेड वांट्स को क्या करना, सेटिस्फाई करना। ठीक है, तो दैट्स वी कॉल्ड इकोनॉमिक्स डील ऐसे विद द मैनेजमेंट ऑफ स्कार्स रिसोर्स। इकोनॉमिक्स डील विद द मैनेजमेंट ऑफ स्कार्स रिसोर्स। तो ये जो लिमिटेड रिसोर्स है, इस लिमिटेड रिसोर्स से हमारे अनलिमिटेड वांट्स को हम क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। इस अनलिमिटेड वांट्स को क्या करते हैं, सेटिस्फाइड करते हैं। दैट्स कॉल्ड मैनेजमेंट। ठीक है, यही जो मैनेजमेंट हम कहाँ पे पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। हमारे पास जो नॉलेज होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि वो क्या किस तरह डील करते हैं कि हमारे रिसोर्सेज को बेस्ट वे में किस तरह, ऑप्टिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हमें क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं इसी लिमिटेड रिसोर्स को यूज करके। ठीक है, वो हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन क्यों देते हैं, क्योंकि इस चीज को, ये जो स्कार्स रिसोर्स है, हम इसको मैनेज करके क्या कर रहे हैं, यूजेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थे मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। बाकी तो ये जो माल्थस है वो कहते हैं कि इंसान की जो डिजायर्स होते हैं वो उसके मरने तक उसके क्या होते हैं, ख्वाहिशें, कलेक्शन ऑफ वेल्थ जो होते हैं वो पूरा नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इनका मीनिंग भी क्या करूंगा, यहाँ पे शो करूंगा, तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो अगर समझ में नहीं आया तो। इसके बाद नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। देखो नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स हमेशा हम पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक्स एज ए साइंस भी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट भी पढ़ते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स एज ए साइंस हम फिर कंफ्यूज है कि इकोनॉमिक्स एज ए साइंस पॉजिटिव पढ़ते हैं या नॉर्मेटिव होते हैं। इकोनॉमिक्स में भी दो पार्ट होते हैं कि एक पॉजिटिव होते हैं, एक होते हैं नॉर्मेटिव। ठीक है, तो अलग अलग इकोनॉमिक्स अलग अलग जब टाइम में आए, उन्होंने इकोनॉमिक्स का जो डिफिनेशन भी, जो मीनिंग भी उन्होंने जो एक्सप्लेन किया है अपने तरफ से, वो सब का क्या है, अलग अलग है। क्लासिकल का कुछ और है, क्लासिकल हमेशा वेल्थ से रिलेटेड देते हैं। ठीक है, तो उनका व्यूज क्या है, अलग है।
और जो न्यो क्लासिकल है वो कुछ और देते हैं। तो इनका सबका क्या होते हैं, जो एक्सप्लेनेशन होते हैं किससे रिलेटेड, जो हमारे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, वो सब क्या होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग कुछ और बोल देते हैं, कुछ लोग और कुछ बोल देते हैं, मगर होते सब क्या होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस आते हैं, मगर हमें ये चीज नहीं होती कि ये बेस्ट है कि ये बेस्ट है। तो जैसे कि रॉबिन्सन ने दिया था, स्कार्सिटी के डिफिनेशन दिया था, ठीक है, जो हमने पहले ऑलरेडी इसमें डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स एज ए साइंस भी पढ़ते हैं और इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट पढ़ते हैं। साइंस हो या आर्ट्स हो, दोनों का क्या है, अपना अपना फीचर है। ठीक है, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स किससे कहते हैं, व्हाट इट इज। व्हाट इट इज मीन्स एक्चुअल में क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक्स क्या कमाते हैं, जॉब करते हैं। ठीक है, एक्स जॉब करते हैं, उसको इतना सैलरी मिलता है, फॉर एग्जाम्पल 50,000 मिलता है। ठीक है, तो ये इसका क्या है, एक्चुअल सैलरी है। ठीक है, तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हमेशा क्या करते हैं, व्हाट शुड बी। हाँ, ठीक है, तो क्या होना चाहिए इसके बारे में, व्हाट ऑट टू बी, जब हम स्टडी करते हैं तो उससे हम कहते हैं कि एक्स की सैलरी, फॉर एग्जांपल एक्स इतने घंटे काम करते हैं, ठीक है, तो उसको इतने सैलरी मिलना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज हम क्या कहते हैं, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, ये हो गया इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इसके बाद इकोनॉमिक्स एज ए साइंस। साइंस का मैंने पहले बताया कि ऐसे आर्ट भी पढ़ते हैं तो उसका कोई अपना फ्यूचर होते हैं, ऐसे साइंस भी पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका अपना फ्यूचर पढ़ते हैं। एज ए साइंस, हमेशा साइंस में हम पढ़ते हैं कि सिस्टमेटिक स्टडी, क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक स्टडी के बारे में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो जब हम साइंस में ऐसे सिस्टमेटिक पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स में भी चीजें, जितने भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं, वो चीजें हम क्या करते हैं, सिस्टमेटिकली क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। तो साइंस इट इन्वॉल्व सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ फैक्ट एंड फिगर। तो इसी तरह जब साइंस में भी स्टडी करते हैं तो सिस्टमेटिकली जब स्टडी करते हैं, तो इसी तरह इकोनॉमिक्स में भी क्या करते हैं, सिस्टमेटिकली स्टडी करते हैं, सिस्टमेटिकली चीजें क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। तो इकोनॉमिक्स एज ए साइंस हम इसलिए पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन साइंस, हमेशा साइंस में क्या होते हैं, लॉस एंड थ्योरीज क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। ठीक है, साइंस हमेशा लॉस एंड थ्योरीज के ऊपर बेस होते हैं, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, इसी तरह साइंस में बहुत सारे लॉस है। ठीक है, वो सब और बहुत सारे थ्योरीज है। ठीक है, तो इसी तरह साइंस में भी जितने भी लॉस होते हैं, जितने भी थ्योरीज होते हैं, उनके ऊपर बेस होते हैं। तो इसी तरह इकोनॉमिक्स भी थ्योरीज एंड लॉस के ऊपर क्या होते हैं, बेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं एग्जाम्पल के साथ ही समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड, या आप ले सकते हो लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक, ये आप इंडिया में भी देखो, लॉ ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन सेम। ठीक है, आप कनाडा में भी जाओ, वहां पे भी सेम। आप पाकिस्तान में जाओ, वहां पे भी सेम। लॉ, लॉस मतलब लॉ मीन्स जहां इसका जो एप्लीकेशन जो होते हैं या इसका जो मीनिंग होते हैं, क्या होते हैं, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होते हैं, कि हर जगह ये क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये पाकिस्तान में जाके कुछ और नहीं होते, लॉ ऑफ डिमांड का डिफिनेशन चेंज नहीं होते हैं। इसी तरह लॉ ऑफ ग्रेविटी हम यूएसए में पढ़ते हैं तो यूएसए में कुछ डिफिनेशन, हिंदुस्तान में कुछ डिफिनेशन, ऐसा बिल्कुल नहीं होते हैं। तो इसी तरह इकोनॉमिक्स में भी ऐसा नहीं होता। लॉ ऑफ डिफिनेशन मार्जिनल यूटिलिटी आप वहां पे भी पढ़ो, यहाँ पे भी पढ़ो, इसका डिफिनेशन वही रहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह इकोनॉमिक्स साइंस में भी क्या होते हैं, किसके ऊपर बेस होते हैं, थ्योरीज एंड लॉ के ऊपर बेस होते हैं। इसी तरह इकोनॉमिक्स भी क्या होते हैं, थ्योरीज एंड लॉस के ऊपर, लॉ के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। ठीक, ये हो गया। इसलिए हम इकोनॉमिक्स एज ए साइंस क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद इट डील्स विद द कॉजेस एंड इफेक्ट। हमेशा साइंस में भी हम क्या पढ़ते हैं, कॉजेस एंड इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स वेरिएबल है यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे वाई वेरिएबल है। ठीक है, तो इसकी चेंजेस आने से इसमें के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कितना चेंजेस आते हैं। जैसे कि हम इलास्टिसिटी भी इसका कंसेप्ट, इस इलास्टिसिटी में भी इसका कंसेप्ट क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, तो साइंस में भी हमेशा कॉजेस एंड इफेक्ट को क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, एक की चेंजेस आने से दूसरे के ऊपर क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो इसी तरह हम इकोनॉमिक्स में भी क्या करते हैं, कॉजेस एंड इफेक्ट को भी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड के ही एग्जांपल हम लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक सेकंड। ठीक है,
तो आपकी प्राइजेस है, ठीक, दिस इज वन वेरिएबल। आपकी क्वांटिटी डिमांड है, क्वांटिटी डिमांड है, ये एक अनदर वेरिएबल है, ठीक है। तो आपकी प्राइजेस में चेंजेस आने से आपकी क्वांटिटी डिमांड के ऊपर क्या इफेक्ट डाल रहे हैं, ठीक है। कॉजेज एंड इफेक्ट आ गया, यहाँ पे समझ में आ गया, कॉजेज एंड इफेक्ट, इट डील्स विद द कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये चीज समझ में आ गया। आपकी प्राइसेस में चेंजेस आने से आपकी क्वांटिटी डिमांड में, जो हम लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ते हैं, उसमें कितना चेंजेस आते हैं, ठीक है। आपके प्राइसेस इंक्रीज होने से आपकी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। ये कॉज एंड इफेक्ट है कि नहीं। आपकी लॉ ऑफ सप्लाई में हम पढ़ते हैं, प्राइसेस इंक्रीज होने से, ठीक है, हमारी क्वांटिटी सप्लाई भी क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव रिलेशनशिप है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। मगर हमें यहाँ पे क्या शो कर रहा है, कॉजेज एंड इफेक्ट को शो कर रहा है। तो जिस तरह साइंस में भी कॉजेज एंड इफेक्ट पढ़ते हैं, इसी तरह इकोनॉमिक्स में भी ये चीजें देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए हम इकोनॉमिक्स एज साइंस भी क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। और थर्ड फोर्थ पॉइंट है, इट डील्स विद द प्रेडिक्शन। हमेशा साइंस में भी हम क्या करते हैं, चीजों को प्रेडिक्ट करते हैं, ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है, ठीक है। इसमें इसके साथ ये चीज हो गया तो, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम इसका ऐसा क्या होगा, नया फ्यूचर में इसका ऐसा इफेक्ट होगा, या इसका फ्यूचर में ऐसा ये चीज करेगा। इसी तरह हम इकोनॉमिक्स में भी क्या करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल करंट ईयर की जब हम जीडीपी को देख के, ठीक है, देखते हैं कि नहीं, इसको देख के हम 5 साल का क्या करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं, 5 साल बाद हमारी इकोनॉमी यूं होंगे, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे अभी अभी के जो प्रेजेंट हमारे इकोनॉमी का जीडीपी कितना है, $3 ट्रिलियन है, ठीक है। तो हम प्रिडिक्ट क्या करते हैं कि इकोनॉमिक की जितने भी एक्टिविटीज होते हैं, जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, उनको देख के हम प्रेडिक्ट करते हैं, ट्रेंड निकालते हैं, इकोनोमेट्रिक्स में फोरकास्ट करते हैं कि नेक्स्ट 5 ईयर में, 5 साल में क्या होंगे। जैसे कि हम हमारे मोदी जी कहते हैं कि 5 साल में, इन 2024 में हमारे इकोनॉमी कितने डॉलर होंगे, $5 ट्रिलियन होंगे, ठीक है। अगर इकोनॉमिक्स को समझना है तो किसको समझना पड़ेगा, मोदी को समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर इकोनॉमिक्स समझ में आएगा तो मोदी समझ में आएगा, अगर इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आया तो फिर मोदी तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये थे, इट डील्स विद द प्रेडिक्शन। हमारे इकोनॉमिक्स में भी क्या चीज करते हैं, फ्यूचर के बारे में क्या करते हैं, फ्यूचर को क्या करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं, 5 साल बाद क्या होंगे, नेक्स्ट ईयर क्या होंगे, उसके बाद नेक्स्ट ईयर क्या होंगे, ठीक है। तो जब साइंस में भी ये चीजें स्टडी करते हैं, तो इकोनॉमिक्स में भी ये चीजें स्टडी करते हैं। तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने क्या कहा कि इकोनॉमिक्स ऐसे साइंस भी है। इसी तरह इकोनॉमिक्स एस एन आर्ट भी कहते हैं। आर्ट किसे कहते हैं, आर्ट कहते हैं जैसे कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक क्रिएटिविटी है, ठीक है। तो आप इसको क्रिएटिविटी को क्या करते हैं, प्रैक्टिकली क्या करते हैं, इस्तेमाल में लाते हैं, ठीक है, उसको आप शो करते हैं। आपकी साइंस क्या है, नॉलेज इज अ साइंस, नॉलेज क्या है, आपकी साइंसेस है। जब इस चीज को आप, इसी साइंस को, इसी नॉलेज को जब हम प्रैक्टिकली क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल जिसे हम एप्लीकेशन कहते हैं, तो उससे हम क्या कर पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स ए से आर्ट पढ़ते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स ए से आर्ट पढ़ते हैं। देखो आपके पास फॉर एग्जांपल बहुत सारे लॉ, थ्योरीज, ये चीजें क्या क्या है, फॉर्मुलेट किए हुए हैं। तो जब हम इन सारे लॉज को, जब इन सारे नॉलेज को हम प्रैक्टिकली हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम बहुत सारे होते हैं, जब इन सारे प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं, सॉल्व करने के लिए इकोनॉमिक्स थ्योरीज एंड लॉ को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, प्रैक्टिकली क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो इस चीज से हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स एस किस इस से भी इससे इसलिए हम इकोनॉमिक्स एस एंड आर्ट भी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनका मीनिंग भी शो किया हुआ है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। इकोनॉमिक्स एस एंड आर्ट, इकोनॉमिक्स एस है, साइंस क्यों पढ़ते हैं, तो यहाँ पे शो किया हुआ है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, स्कोप होते क्या है, सबसे पहले स्कोप होते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आते हैं, व्हाट कम्स अंडर इट, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या आते हैं,
दैट्स वी कॉल्ड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या चीजें आते हैं, तो उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, तो स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स में बहुत सारे, जैसे कि इकोनॉमिस्ट है, वो सब उन्होंने बहुत सारे चीजों के ऊपर, जैसे कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स, बहुत सारे दूसरे इकोनॉमिस्ट होते हैं। तो उन्होंने, किसी ने जैसे कि एडम स्मिथ ने क्या कहा, वेल्थ के ऊपर क्या किया हुआ है, अपना डिफिनेशन दिया हुआ है। इसी तरह रिकार्डो जो होते हैं, वो प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ इज नॉट ए स्कोप, प्रोडक्शन वेल्थ का प्रोडक्शन करना क्या होते हैं, इकोनॉमिक्स का स्कोप नहीं है। तो ये क्या कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इज द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। तो रिकार्डो क्या कहते हैं कि ये एडम स्मिथ क्या कहते हैं कि हमारे वेल्थ का जब हम प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, वेल्थ को हम कलेक्टेड करते हैं, तो देयर इज द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। तो रिकार्डो ने उससे थोड़ा हट के क्या कहा कि ये जो हमारे प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ जो होते हैं, ये हमारे स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं है, बल्कि ये हमारे स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ठीक है, आपने वेल्थ को तो प्रोड्यूस किया, गुड्स एंड सर्विसेज को आपने प्रोड्यूस किया, मगर आप इस चीज को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए रिकार्डो ने क्या कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इज ए स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। तो बहुत सारे जो ऑथर्स जो होते हैं, उन्होंने अपना अपना क्या दिया, व्यू दिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स की दो पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक, अनदर इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं इकोनॉमिक्स, जो एक्टिविटीज होते हैं, तो वो सब प्रॉब्लम्स को जब हम हल करने के लिए, चाहे एक छोटे से फॉर्म हो, चाहे एक मल्टीनेशनल फॉर्म हो, तो उन सारे फॉर्म्स को जब हम उनके जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स को भी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को भी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे दो चीज होते हैं, वन इज माइक्रो एंड अनदर इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको क्या करूंगा, इनका डिफिनेशन भी साथ में दिखाऊंगा। ठीक है, तो पहले है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किस चीज के बारे में स्टडी करते हैं, इलास्टिसिटी के बारे में। इलास्टिसिटी क्या होते हैं कि रिस्पॉन्सिवनेस, एक फैक्टर में, एक वेरिएबल में चेंजेस आने से दूसरे वेरिएबल के ऊपर कितने, दूसरे वेरिएबल में कितने चेंजेस, परसेंटेज चेंजेस आते हैं। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल एक्स वेरिएबल एंड वाई वेरिएबल, एक्स वेरिएबल में कितने परसेंट चेंजेस आने से वाई वेरिएबल के ऊपर कितने चेंजेस आते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आते हैं, जो कि हमारे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स है। इसके बाद हम पढ़ते हैं थ्योरीज ऑफ प्रोडक्शन। थ्योरीज ऑफ प्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं इट इन्वॉल्व्स एन एफिशिएंट कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। तो थ्योरीज ऑफ प्रोडक्शन भी क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आते हैं, जो कि हमारे स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स है। तो इसके बारे में भी हम, प्रोडक्शन के बारे में भी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। मोनोपोली, किस तरह एक सिंगल एंटिटी जो होते हैं, पूरे पूरे फॉर्म में क्या आ जाते हैं, फॉर्म में डोमिनेट करते हैं। ठीक है, डोमिनेट हो जाते हैं। तो उस चीज के बारे में हम जब स्टडी करते हैं, तो ये एक क्या आ जाते हैं, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स बन के हमारे सामने आ जाते हैं। एंड ओलिगोपोली, ओलिगोपोली में हम कहते हैं स्मॉल एंटिटी मार्केट में किस तरह डोमिनेंस पाते हैं। ठीक है, तो ओलिगोपोली में भी हमने कोलेसिव और नॉन कोलेसिव के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो ये फिर दूसरा लेक्चर है। तो हम यहाँ पे खाली इसका नाम लिखा हुआ है कि जब हम एक स्मॉल एंटिटी जो होते हैं, वो मार्केट में किस तरह डोमिनेट होते हैं, तो वो चीज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स होते हैं। इसी तरह मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होते हैं, ये भी, इसके अंदर भी कुछ पॉइंट्स है जो कि हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हम ऐसे स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, ऐसे इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। सबसे पहले ग्रोथ। ठीक है, तो हमारे पास जब ये जो ग्रोथ होते हैं, जो बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ होते हैं, जैसे कि हमारे आउटपुट पर कैपिटा ऑफ द कंट्री क्या हो जाते हैं, और लॉन्ग पीरियड बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये ग्रोथ पॉजिटिव हो रहे हैं कि नेगेटिव हो रहे हैं, तो हम ये सब चीजें क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इसी तरह हमारे बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल में हम क्या चीज पढ़ते हैं कि डिप्रेशन, रिसेशन, बूम, ठीक है, रिकवरी, जब इन सब को हम जब स्टडी करते हैं,
तो ये भी बिजनेस साइकिल भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्या आ जाते हैं फैक्टर्स बन के, या स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स बन के आ जाते हैं, क्योंकि हम इस चीज के बारे में भी इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में भी हम क्या करते हैं स्टडी करते हैं, और इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन के बारे में भी हम क्या करते हैं स्टडी करते हैं कि हमारे जब प्राइजेस इंक्रीज होते हैं तो क्या होते हैं, उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। जब हमारे प्राइजेस डिक्रीज होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं डिफ्लेशन कहते हैं। ये जो सारे पॉइंट्स है स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या करते हैं पढ़ते हैं। इसके बाद थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।